दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। न्यूज़ डीएनएन की पेशकश हेल्थ इज़ वेल्थ। दर्शकों, इस समय कोरोना का दौर चल रहा है। करीब 1 साल हो गया जब कोरोना शुरू हुआ था, कोविड-19। नवंबर में चाइना के वुहान शहर से इसकी शुरुआत हुई और धीरे धीरे इसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो काफ़ी जाने गई हैं इस बीमारी के कारण, बहुत लोगों को संक्रमण हुआ और आज भी हम एक सेकेंड वेव जिसको कह रहे हैं कोरोना की, उसके एक तरीके से घेरे में आ चुके हैं। आज हम कोरोना के विषय में एक बार फिर से डॉक्टर विकेश गुप्ता जी से बात करने जा रहे हैं, जो कि सीनियर चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं और पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं दीप हॉस्पिटल लुधियाना में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, आज हम बातचीत करेंगे क्योंकि एक लंबा अरसा बीत गया जब कोरोना शुरू हुआ था, मार्च के महीने में जब लॉकडाउन लगा देश में और उस समय कोरोना की शुरुआत हुई थी। कुछ एक पेशेंट्स हुए और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हज़ारों और लाखों की संख्या में पेशेंट्स पहुंच गए। अगर हम लुधियाना की बात करें तो यहाँ पर भी हज़ारों की संख्या में केसेस आए। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला प्रश्न हम करना चाहेंगे कि जो कोरोना का दौर शुरू हुआ उसमें जब पेशेंट्स आना शुरू हुए तो सबसे पहली जो चीज़ आपको नज़र आई वो पेशेंट्स में क्या सिम्टम्स थे और उनको किस तरीके से आपने हैंडल करा, क्योंकि एक इनिशियल स्टेज में बहुत ही पैनिकी सिचुएशन थी किसी के लिए भी। तो जो कोरोना इन्फेक्शन है वो सबसे ज़्यादा जो शरीर का जो अंग है उसको जो चपेट में लाती है वो हैं फेफड़े। तो इसके जो मुख्य लक्षण होते हैं वो डिफरेंट ग्रेड्स के होते हैं। कई पेशेंट को सिर्फ बुखार होता है, गला ख़राब होता है, थोड़ी सी खांसी होती है, बट कई मरीज ऐसे भी होते हैं जिनको ये जानलेवा भी हो सकती है। उनका ऑक्सीजन कम हो सकता है, उनको सांस की दिक्कत आ सकती है। तो मरीज़ों को हम जो ट्रीटमेंट देते हैं वो कई ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको थोड़ी सी इन्फेक्शन होती है, उनको हम घर पे भी मैनेज कर सकते हैं जैसे दवाइयों से। बट जिनको ज़्यादा सीरियस बीमारी हो जाती है उनको एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है। उनको फिर हमें नस के रास्ते दवाइयाँ जैसे एंटीबायोटिक हो गया, जो स्पेशल एंटीवायरल मेडिसिन होगी या स्टेरॉइड होगी, वो देनी पड़ती है। कई मरीज़ ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं और उनको जान का खतरा होता है, तो उनको वेंटिलेटर वगैरह की भी आईसीयू में ज़रूरत पड़ सकती है। डॉक्टर साहब, जो सबसे पहला प्रश्न हम इसकी बात करना चाहेंगे, एक दौर गुजर गया, लोगों को एक राहत मिली थी कि शायद कोरोना धीरे धीरे सबसाइड कर रहा है। अभी सबसाइड करने की बात शुरू ही हुई थी, सारी राहतें शुरू हुई थी कि इस बीच में नवंबर मिड से एक दोबारा से सेकेंड वेव की शुरुआत हो गई। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक बार तो हमें हो गया था, चलो कोरोना के केसेस कम हो गए हैं तो लोगों को राहत मिली थी, बट अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि सेकेंड वेव दोबारा से शुरू हो गई है। ओपीडी में पेशेंट्स आ रहे हैं वही सिम्टम्स के साथ जो कि पहले कोरोना के मरीजों को होते थे। तो ये आई थिंक कुछ कारण इसका ये भी है कि लोगों ने प्रिकॉशंस बंद कर दी हैं। उनको लगा कि बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बट ऐसा नहीं है। अब केसेस दोबारा से बढ़ रहे हैं। तो मेरी सब लोगों को यही सलाह है कि उनको दोबारा से जो हम पहले प्रिकॉशंस ले रहे थे वो ज़रूर लेने चाहिए, ताकि हम ये सेकेंड वेव को अर्ली कंट्रोल कर पाएँ। एक डॉक्टर साहब, एक मिथ है कि जिसको एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गए, जैसे कि रिपोर्ट्स भी आई, उनको कोरोना नहीं होगा, या उनको ऑलरेडी कोरोना हो चुका था तो उनके अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गए, या एक जो पेशेंट्स ऑलरेडी कोरोना से सफ़र कर चुके हैं वो बड़ा अपने आप में कॉन्फिडेंट होते हैं कि चल हमें तो कोरोना हो चुका, अब हमें कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, क्या ये सच है? एक हद तक आप इसको सच कह सकते हैं, बट जो ये इम्यूनिटी और जो ये एंटीबॉडीज़ डेवलप होती है बहुत शॉर्ट लास्टिंग होती है जी। इसकी जो इम्यूनिटी है जो कि स्टडीज़ में पाया गया है मैक्सिमम 2 से 3 महीने रहती है, पर वो भी गारंटी नहीं होती है कि एक बार किसी मरीज़ को अगर कोरोना हो गया और एंटीबॉडीज़ डेवलप होगी उनको दोबारा इन्फेक्शन नहीं हो सकती। ये गलत धारणा है। तो मतलब ये है कि अगर किसी को कोरोना हुआ है तो उसको ये सावधानी रखनी पड़ेगी कि जब सेकेंड वेव आ रही है या सेकेंड वेव नहीं भी आए तो भी उसको वो प्रिकॉशंस जो हमारी तरफ से बार बार डॉक्टर्स की तरफ से रिक्वेस्ट करी जा रही है, प्रशासन रिक्वेस्ट कर रहा है कि मास्क पहनिए, एमिकेबल दूरी बना करके रखिए 6 गज की आपस में, उन चीज़ों का पालन करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये मिथक जो है कि दोबारा कोरोना नहीं होगा, ये दर्शकों कहीं ना कहीं एक ऐसा वो है जिसमें आपको सावधान रहना पड़ेगा। ये बीमारी दोबारा से हो सकती है, भले ही आपको कोरोना एक बार हो चुका हो। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। इसी सिलसिले में, इसी बातचीत में हम आगे आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना के जो
होने के बाद एक पेशेंट्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ते हैं? कोरोना इन्फेक्शन जब मरीज़ हॉस्पिटल से ठीक होकर जाता है तो उनको कुछ ख़ास एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है घर पे। एक तो ये है कि उनको प्रॉपर जो 3 हफ्ते की आइसोलेशन कंप्लीट ज़रूर करनी है, क्योंकि मरीज़ एक बार तो ठीक हो जाता है जब हॉस्पिटल से जाता है, पर उनको फिर भी हफ्ते 10 दिन तक आइसोलेशन की ज़रूरत है, क्योंकि 2 से 3 हफ्ते तक ये वायरस जो है इन्फेक्टिव होता है, इफेक्टिव रहता है बॉडी में। तो वायरस लोड होता है, तो अगर वो मरीज़ खांसता है या उसको अभी भी थोड़ा बहुत बुखार है तो वो दूसरे को इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। बाकी और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स इसके मैंने देखा है अपनी प्रैक्टिस में, कई पेशेंट्स को वीकनेस बहुत होती है जब वो रिकवरी होती है, तो उनको ख़ास ध्यान रखना है कि अपनी डाइट प्रॉपर तरीके से रखें, घर को का माहौल जो है साफ़ सुथरा रखें, और जो दवाइयाँ उनको दी जाती हैं डॉक्टर से, उनसे प्रॉपर तरीके से लेनी चाहिए, और कांस्टेंट फॉलोअप भी ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर साहब, रूटीन लाइफ में एक बार पेशेंट जब आ जाता है कोरोना से रिकवर करके, एक तो आपने बता दिया कि 20-21 दिन का उससे थोड़ी सावधानी रखनी है कि ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना ना रखें। वीकनेस से संबंधित जो आपने बात करी है, खाने में खास करके किन चीज़ों की तरफ इसका होना चाहिए? खाने में उनको जो है ताकत वाली चीज़ें खानी चाहिए, 3 टाइम पे प्रॉपर खाना खाना चाहिए। नॉर्मल खाना खा सकते हैं, कोई ऐसे नहीं है कि कोई स्पेशल खाने की ज़रूरत है जो ताकत वाली, जैसे प्रोटीन वाली चीज़ें होगी। कोई अगर नॉन वेज खाता है या एग खाता है, वो उनको अच्छी डाइट लेनी चाहिए, और अपनी बॉडी को भी लाइट एक्सरसाइज, वॉक जैसे होगी वो भी करना चाहिए। अगर कोई योगा करता है वो भी करना चाहिए। तो शुरू के जो 1-2 हफ्ते होते हैं उसमें कमज़ोरी ज़्यादा होती है, तो एकदम से एक्सरसाइज वगैरह जो एक्टिविटीज़ हैं स्लोली उनको अपनी बॉडी को बिल्डअप करना चाहिए। जनरली एक चीज़ देखी जाती है, जैसे कुछ लोगों की वॉकिंग हैबिट्स होती है, कुछ एजेड लोग होते हैं जो रिकवर करके आए होते हैं, वो फिर वो सोचते हैं कि वो अब तो ठीक हो गए, अब तो उनको कोरोना हो चुका है, तो वो एकदम से उसी लाइफ स्टाइल में दोबारा एंटर कर जाते हैं कि अगर उन्होंने 20 मिनट घूमना था खाने के बाद, तो वो दोबारा से वो शुरू कर देते हैं। इज इट एडवाइजेबल? मतलब थोड़ी वॉकिंग ज़रूरी है, बट जैसे आपने कहा कि पेशेंट्स को लगता है अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया, मैं नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर लूँ, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि एकदम बॉडी पे स्ट्रेस आ जाता है। तो मैंने देखा है कई पेशेंट्स जो एक्सरसाइज करना लग जाते हैं, कई यंग पेशेंट्स होते हैं वो जिम जाना शुरू कर देते हैं, तो उससे क्या होता है जो सारी रिकवरी दवाइयों से हुई है वो फिर पेशेंट्स को दोबारा से कई बार ऑक्सीजन प्रॉब्लम आ जाती है, सांस की दिक्कत आ जाती है, तो स्लोली उनको अपनी बॉडी को बिल्डअप करना चाहिए, एकदम से पूरी नॉर्मल एक्टिविटीज़ में नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक थोड़ा सा बहुत ही नाजुक सा प्रश्न है कि कुछ एक लोग अल्कोहलिक होते हैं, कोरोना से वो पीड़ित हो गए, वो लौट के आते हैं, तो एक बहुत ही स्पष्ट शब्दों में मैं चाहता हूँ कि आपका संदेश जाए कि whether they should avoid alcohol and if they have to avoid, उन्होंने कब तक अल्कोहल का परहेज़ रखना चाहिए अपनी सेहत के लिए? देखिए, वैसे तो अल्कोहल शरीर के लिए अच्छी वैसे ही नहीं है, आपको पता ही है, उससे लिवर प्रॉब्लम हो सकती हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो जो मरीज़ कोरोना होने से पहले अल्कोहल ले रहे थे तो डेफिनेटली उनको बिल्कुल ही परहेज़ रखना चाहिए, एटलीस्ट फॉर 3-4 हफ्ते तो रखना ही चाहिए। उसके बाद भी एज अ डॉक्टर मैं ये नहीं एडवाइस कर सकता कि आप शुरू कर लो, बट एटलीस्ट 3-4 वीक्स तक उनको बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होनी चाहिए। और अगर वो दर्शकों अवॉइड कर सकते हैं अल्कोहल तो अवॉइड करिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड मेरा एक अगला प्रश्न आपके पास आने जा रहा है डॉक्टर साहब, दर्शकों के लिए। कोरोना का सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे शरीर के किस हिस्से पे होता है? कोरोना इन्फेक्शन का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो फेफड़ों पे होता है, लंग्स पे हमारे सबसे ज़्यादा प्रभाव है। बिल्कुल, क्योंकि जो कोरोना की इन्फेक्शन है वो हमारे सांस के रास्ते से जाती है बॉडी में, और फेफड़े ही सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं इस बीमारी से। ये जो अफेक्टेड होते हैं फेफड़े हमारे, ये किस तरीके से, ये जो डैमेज होता है फेफड़ों में, ये रिकवरेबल डैमेज है या नॉन रिकवरेबल डैमेज? देखो, वो डिपेंड करता है किसको कितनी इन्फेक्शन हुई है। जिनको तो माइल्ड इन्फेक्शन होती है फेफड़ों की, जैसे थोड़ा सा बुखार हुआ, खांसी हुई, तो वो तो कम्प्लीटली रिकवर कर जाते हैं। और कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिनको निमोनिया होता है, वो भी एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड से फुली रिकवर हो जाते हैं। किसी को कम टाइम लगता है, किसी को ज़्यादा टाइम लगता है, और कुछ परसेंटेज ऐसे भी केसेस होते हैं जिनको के इरिवर्सिबल डैमेज भी हो सकता है, उसको हम कहते हैं लंग फाइब्रोसिस। तो कई पेशेंट्स मैंने ऐसी प्रैक्टिस में भी देखे हैं कि जिनको के डिस्चार्ज होने के बाद भी हमें घर पे ऑक्सीजन
पे भेजना पड़ता है, और वो धीरे धीरे जैसे निमोनिया और फाइब्रोसिस ठीक होती है वो कम्प्लीटली फिर रिकवर भी कर सकते हैं। तो मतलब एक चीज़ हम ये मान के चलें कि अगर किसी को कोरोना, जैसे डॉक्टर्स कहते हैं कि 15 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, 10 दिन 15 दिन, नॉर्मल माइनर केस में भी 10-15 दिन का टाइम हॉस्पिटल में पेशेंट को लग जाता है। एडवाइजेबल होता है कि कम से कम 10-15 दिन वो हॉस्पिटल में प्रॉपर केयर में रहे। उसके बावजूद भी अगर नॉर्मल केस भी है तब भी उसको 1 महीना लग जाता है घर में आकर के रिकवर करने में, और अगर वो सीवियर कंडीशंस में है तो इट में टेक मच मोर टाइम देन नॉर्मल। राइट, बिल्कुल सही। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब एक जो चीज़ आती है, जैसे जो लोग वापस उस रूटीन में आते हैं उनको, खास करके जो हमारे थोड़े से एजेड लोग हैं या जिनको ऑलरेडी कुछ बीमारियां हैं, जैसे मानिए शुगर की प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम्स हैं, लंग्स रिलेटेड उनको पहले से प्रॉब्लम है, उनको किन किन चीज़ों की खास करके सावधानी रखनी चाहिए? तो जो ओल्ड पेशेंट्स हैं, जो वृद्ध हैं और उनको कोरोना इन्फेक्शन हुई है, जब वो डिस्चार्ज होकर जाते हैं, उनको भी अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए और नॉर्मल वॉकिंग करनी चाहिए और ठंड से परहेज रखना चाहिए। तो अगर किसी को वैक्सीन वगैरह निमोनिया की नहीं लगी हुई है वो उनको डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। और बाकी जो किसी को हार्ट प्रॉब्लम है या शुगर है, उनको ये मेक श्योर करना है कि उनकी शुगर कंट्रोल में है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, डाइट का ध्यान रखें। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं निमोनिया और कोरोना वायरस इन्फेक्शन की को ठीक करने के लिए। डॉक्टर साहब, एक बहुत अहम प्रश्न जो हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि जनरली हिंदुस्तान में देखा जाता है लोग रूटीन टेस्ट और चेकअप्स के आदी नहीं हैं, जैसा कि विदेशों में होता है। एक सिस्टम होता है, उन्होंने अपने बॉडी के टेस्ट, ब्लड टेस्ट, बाकी सारे टेस्ट रेगुलर रूटीन बेसिस पे करवाते हैं। हमारे यहाँ जनरली ये प्रैक्टिस नहीं होती। तो जिनको कोरोना हो जाता है उनमें से कुछ पेशेंट जिनका अर्ली स्टेज पे ही डिटेक्शन हो जाता है, जिनको ज़रा से भी कोई प्रॉब्लम हुई, वो डॉक्टर को अप्रोच करते हैं और वो तुरंत पकड़ में आ जाता है। उन पेशेंट्स के ट्रीटमेंट और रिकवरी में, और वो पेशेंट जो आपके पास देर से पहुंचते हैं, जिनको शक तो होता है बट वो कहीं ना कहीं सेल्फ मेडिकेशन या एस्केपिज्म की हमें जाना ना पड़े, हमें कहीं एडमिट ना होना पड़ जाए, वो बहुत सारी हो सकता है, किसी की कोई रीजन जोलॉजिक्स हों, उन दोनों पेशेंट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, जो पेशेंट्स अपनी हेल्थ का केयर करते हैं और प्रॉपर टाइम पे टेस्टिंग होती है और जल्दी डॉक्टर को दिखा लेते हैं, डेफिनेटली उनकी जो इन्फेक्शन है कम होती है उनको, और उनकी रिकवरी भी जल्दी हो जाती है, क्योंकि उनकी जो ट्रीटमेंट हम घर पे ही कर सकते हैं और टैबलेट्स से ही उनका ट्रीटमेंट हो सकता है। बट दूसरी कैटेगरी हमारे पास पेशेंट्स हैं जो कि ट्रीटमेंट डिले करते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, तो उनको बीमारी भी ज़्यादा होती है, फिर उनको एडमिशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, फिर उनमें जान का खतरा भी ज़्यादा है और उनकी रिकवरी भी जो है वो मच स्लोअर होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, अगर किसी को लगता है कि मुझे कोरोना इन्फेक्शन हो सकती है, क्योंकि आपको पता ही है आजकल सबको अवेयरनेस हो गई है कि क्या क्या लक्षण होते हैं इसके। तो मैं सबसे यही एडवाइस करूँगा कि अगर आपको शक लगता है तो एक चेस्ट स्पेशलिस्ट को जाके ज़रूर अर्ली कंसल्टेशन और सलाह लेनी चाहिए, ताकि बीमारी जल्दी पकड़ी जाए और ट्रीटमेंट भी सही टाइम पे शुरू हो सके। दर्शकों, अगर हमने एक ट्रीटमेंट, सेल्फ ट्रीटमेंट और मेडिकेशन की अगर बात करनी है तो हम सबके हाथ में एक ट्रीटमेंट है जो हम कर सकते हैं कि वो जब भी हम घर से बाहर निकलें, जब भी हम किसी अनजान लोगों के बीच में हो, एक तो अपना डिस्टेंस एमिकेबल 6 गज की दूरी है ज़रूरी, एक मास्क, दूसरा अपना सैनिटाइजेशन हाथों का, और या फिर निरंतर साबुन से हाथ धोते रहें। यही एक सेल्फ मेडिकेशन है जो हमें करना है। बाकी का प्रयास ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हर तरफ से एक ही बात कही जा रही है कि आप जैसे भी आपको लक्षण लगते हैं, आप तुरंत किसी डॉक्टर को कंसल्ट करिए, और जितनी जल्दी आप इसको कंसल्टेशन में जाते हैं डॉक्टर के, आपकी बीमारी उतनी जल्दी ठीक हो जाती है। ये कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, अगर सही समय पर इलाज हो जाए तो। बिल्कुल सब हम ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बहुत ज़रूरी है कि ये जो 3 चीज़ें हैं, जैसे विवेक जी ने कहा कि हैंड सैनिटाइज़र बार बार अपने यूज़ करना है, क्योंकि उसी से इन्फेक्शन फैलती है, सोशल डिस्टेंसिंग, और मास्क जो जब भी हम किसी भीड़ वाले इलाके में जाते हैं तो वो मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। ये एक्चुअली वैक्सीन से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है
इन्फेक्शन स्प्रेड करने के लिए। क्योंकि डॉक्टर साहब अभी जहाँ तक बातचीत करी जा रही है, वैक्सीन अभी तक तो कोई आई नहीं है, और अगर आ भी जाती है तो हमें लगता है कि उसको आम आदमी तक पहुँचते पहुँचते एक समय लगेगा। बिल्कुल सही। क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है, जो वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग होगी, जब वो फाइनल हमारे पास मार्केट में अवेलेबल होगी, तब तक एक लंबा समय निकल जाएगा, और तब तक सिवाय सावधानी के अलावा इवन खास करके जो पेशेंट्स पॉजिटिव हो चुके हैं उनको भी दर्शकों ये सावधानी बरतनी पड़ेगी। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको एक बार कोरोना हो चुका है तो दोबारा नहीं होगा। शायद इसको आज हम बहुत एक लाइफ में एक हिस्सा मान लें कि अगर किसी को टाइफाइड होता है या बुखार होता है या कुछ भी बीमारी हो जाती है तो वो रिपीट कर जाती है। तो उसी तरीके से शायद आज की डेट में कोविड भी है कि अगर एक बार हुआ है तो दोबारा हो सकता है, होने के चांसेस हैं। तो डॉक्टर साहब एक और जो एक बिल्कुल लेमैन के लिए, क्योंकि कई बार लक्षण पता चलते हैं बट फिर भी बंदा अवॉइड करता है, हम बहुत ब्रीफ में जानना चाहते हैं। एक सबसे पहले उसको क्या महसूस होता है? गले में खराश, गले में खराश होगी, थोड़ी खांसी हो सकती है जी। और एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिक इसका जो लक्षण है वो जो कि टेस्ट नहीं आना किसी चीज़ का या स्मेल नहीं आना। अगर किसी को आज की डेट में ये जो सिम्टम है कि स्मेल चली गई या टेस्ट नहीं आ रहा, तो ये ऑलमोस्ट प्रूवन है कि उसको कोरोना इन्फेक्शन है। डॉक्टर साहब ये कितने दिन बाद हो जाता है? जनरली मानिए किसी को आज खांसी शुरू हुई, हल्का सा जुकाम बुखार हुआ, क्योंकि चेंज ऑफ वेदर है, ये आप सभी जानते हैं कि मौसम जब बदलता है तो जनरली हल्की सी खांसी जुकाम बुखार हो जाता है। तो उससे लेकर के जब एक व्यक्ति के अंदर टेस्ट लॉस या स्मेल लॉस, ये कितने दिन का समय ले लेते? ये करीबन हफ्ते 10 दिन के अंदर अगर ये सिम्टम आ जाता है तो ये कोरोना का लक्षण है। कोरोना का लक्षण है। तो दर्शकों एक बहुत अच्छी बातचीत हमारी इसमें नज़र में सामने आई है कि जुकाम खांसी बुखार जब हफ्ता प्रोलॉन्ग कर जाए या 5-7 दिन हो जाए तो उसमें प्लीज़ कोई सेल्फ मेडिकेशन मत करिए, उसको अवॉइड और इग्नोर भी मत करिए। आप किसी अच्छे चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाइए, उनसे कंसल्ट कर लीजिए। हो सकता है कि जो उसके कोरोना में परिवर्तित होने के चांसेस हैं वो वहीं पे रुक जाएं। क्या डॉक्टर साहब ये पॉसिबल है कि अगर किसी को खांसी जुकाम बुखार हुआ है और उसको अर्ली स्टेज पे जो भी दवाइयाँ दी जाती हैं वो दे दी जाए तो वो हो सकता है कोरोना में परिवर्तित ना हो? वैसे वो अगर कोरोना इन्फेक्शन शुरू से थी तो वो परिवर्तन तो नहीं होगी, पर हम उसको अर्ली ट्रीट कर सकते हैं ताकि वो आगे ना बढ़े। मतलब उस केस में, ट्रीटमेंट के केस में भी उसका स्मेल लॉस होगा, हाँ जी, टेस्ट लॉस होगा ही होगा, बिल्कुल, लेकिन वो क्यूरेबल स्टेज में होगा और आगे जाके प्रॉब्लम नहीं बढ़ेगी। जैसे उसको निमोनिया नहीं होगा, उसकी ऑक्सीजन मेंटेन रहेगी, उसको एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो जल्दी उसका रोकथाम हो सकता है। और जनरली ये जो ये प्रश्न दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब स्मेल लॉस होता है, टेस्ट लॉस होता है, तो एकदम से पैनिक हो जाता है, पैनिक क्रिएट हो जाता है, घबराहट हो जाती है। कितने दिन का टाइम पीरियड होता है जनरली स्मेल और टेस्ट वापस आने के लिए, अगर ट्रीटमेंट चल रहा है तो? अगर ट्रीटमेंट चल रहा है, नॉर्मली हमने देखा है कि अबाउट 2 वीक्स टाइम में वो रिकवरी आ जाती है। उसके लिए हमें कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है। हम जैसे विटामिन सी या अदर ताकत वाले जो विटामिन देते हैं उससे अच्छी रिकवरी आ जाती है, क्योंकि हम तो रोज़ पेशेंट देखते हैं ओपीडी में, तो टाइम थोड़ा लग जाता है, बट अबाउट 10 से लेकर 14 दिन तक वो सारी जो टेस्ट लॉस हुआ है या स्मेल हुई है वो वापस आ जाती है। और इसका मतलब ये एक पॉजिटिव साइन होता है कि पेशेंट हैज स्टार्टेड रिकवरिंग वेल। हाँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है उसमें, तो दवाइयों से वो ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब एक और अहम प्रश्न, किस उम्र के लोग इस बीमारी के लिए ज़्यादा प्रोन है? ये जो कोरोना इन्फेक्शन है, जो वृद्ध लोग हैं जैसे 60 ईयर्स से अबव हैं और जिनको इम्यून सिस्टम कम है, कैंसर के मरीज़ हैं, या उनको पहले से सांस की दिक्कत है, जैसे अस्थमा के मरीज़ हो गए, या जो स्मोकिंग करते हैं, दमे की दिक्कत है, किसी को डायबिटीज़ है या पहले से हार्ट प्रॉब्लम है, वो कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा इस संक्रमण से प्रभावित हो सकती है, तो उनको ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। मतलब हायर एज ग्रुप विद अंडरलाइंग इम्यून सिस्टम कम है, उनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी कमज़ोर है। हाँ जी। डॉक्टर साहब इसमें हम एक बार आपसे प्रश्न ज़रूर करना चाहेंगे कि बच्चे हमारे कितने रिस्क पे हैं? बच्चे भी संसार भर में बच्चों को भी ये इन्फेक्शन होती है, बट बच्चों का देखा गया है कि उनको सीरियस बीमारी नहीं होती है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है
और वो उनमें सीरियस बीमारी नहीं होती है, बट इन्फेक्शन उनमें भी हो सकती है। तो जिनको इन्फेक्शन है उनका घर पे इलाज चल रहा है, इसलिए कहा गया है कि उनको अपने बच्चों से डिस्टेंस मेंटेन करना है, होम आइसोलेशन पे रहना है फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स। जैसे बच्चे हैं, कुछ एक बच्चों का इम्यून सिस्टम शुरू से ही कमज़ोर होता है, उनको बड़ी जल्दी सर्दी लगती है, बड़ी जल्दी जब मौसम चेंज होता है दे आर प्रोन टू मतलब फीवर, कोल्ड, कफ, ऑल दीज थिंग्स। राइट। उन बच्चों के लिए डॉक्टर साहब क्या सावधानियां रखनी चाहिए? उनका भी यही है कि अगर उनको लगता है कि खांसी जुकाम हो गया, जैसे आपने बताया कि हफ्ता हो गया नहीं ठीक हो रहा है, और तो उनको अपने जो बच्चों के जो स्पेशलिस्ट हैं या चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हैं, ताकि वो उनको असेस उनका एग्जामिनेशन कर लें और देखें कि उनको क्या पॉसिबिलिटी है कि कोरोना इन्फेक्शन है कि नहीं है। और बच्चों को भी हम टेस्ट कर सकते हैं कोरोना इन्फेक्शन के लिए, अगर वो पॉजिटिव आता है तो उनको थोड़ी सी दवाइयों से ही उनका इलाज हो सकता है। मतलब उनको बच्चों के केस सीरियस में, क्योंकि पूरी दुनिया बच्चों के ऊपर सबसे पहले नज़र रखती है, चाहे पेशेंट्स में कोई एजेड पेशेंट बैठा है तो डॉक्टर भी सबसे पहले बच्चे की तरफ नज़र डालता है कि भाई बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। तो जो एक सबसे बड़ा दायित्व दर्शकों हमारा ये है कि हमें अपने बच्चों के बारे में भी और जो और बच्चे हैं उनके बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर चेंज ऑफ वेदर में आपको, हर माँ बाप को पता होता है कि उसके बच्चे का इम्यून सिस्टम कैसा है। कुछ बच्चों को कुछ भी असर नहीं करता, चाहे चेंज ऑफ वेदर हो, चाहे वो कहीं पर भी खेलते रहें, और कुछ बच्चे शुरू से इतने डेलिकेट होते हैं कि जरा सा भी वेदर बदलता है, बारिश होती है, सर्दी होती है, गर्मी आती है, उनका इम्यून सिस्टम उतना मजबूत नहीं होता, वो बीमार पड़ जाते हैं। तो ऐसे केसेस में डॉक्टर साहब ने सलाह दी है कि आप अपने बच्चों का भी ध्यान रखें, अगर उनको ऐसा कोई सिम्टम है तो लेकर के जाएं, क्योंकि बच्चे भी इसका शिकार हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप उनको डॉक्टर के पास लेके जाएं, चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएं, कंसल्ट करें, और अगर ऐसी कोई संभावना है तो आपके बच्चे का समय रहते ही प्रॉपर इलाज हो जाएगा। हालांकि बच्चों में इसकी संभावनाएं बहुत कम हैं, लेकिन संभावनाएं हैं, कम हैं लेकिन संभावनाएं इस बीमारी से इन्फेक्ट होने की हैं। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम बच्चों को अपने इससे बचा करके रखें। कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिससे हम इसकी सिवियरिटी को जांच सकें? ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने। तो इसके जो कुछ स्पेशल टेस्ट हैं, वैसे तो कोई भी अगर किसी को खांसी बुखार वगैरह होता है तो हम रूटीन टेस्ट जैसे CBC हो गया, सेल चेक करते हैं बॉडी में, किडनी के टेस्ट या लिवर के टेस्ट करते हैं। बट कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो कि कोरोना इन्फेक्शन में हम स्पेशल टेस्ट करवाते हैं, देखने के लिए कि पेशेंट को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इसमें टेस्ट होते हैं, जैसे ब्लड के कुछ टेस्ट होते हैं, उसको जैसे कहते हैं LDH होता है, एक फेरिटिन लेवल होता है, और D डाइमर होता है। क्योंकि हमें पता है कि जो कोरोना इन्फेक्शन है उसमें पूरी बॉडी इफ़ेक्ट होती है। तो उसमें क्या होता है कि देखा गया है कि मरीजों का जो खून है गाढ़ा हो जाता है और उनके शरीर में क्लॉट बनने के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो जो ये D डाइमर टेस्ट है, इन सब में से बहुत ज़रूरी है करवाना, क्योंकि अगर इसका लेवल हाई आता है तो जो चेस्ट स्पेशलिस्ट है वो ऐसी दवाइयाँ, टैबलेट्स शुरू कर सकता है जिसके कि खून पतला हो सकता है और क्लॉट बनने का रिस्क बहुत कम हो सकता है। बाकी कुछ मरीज जिनको चेस्ट स्पेशलिस्ट जब देखता है उनको लगता है कि निमोनिया हो सकता है, फिर एक हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन होता है जो छाती का होता है, उससे हमें पता लग जाता है कि निमोनिया है। एक तो ये पता लग जाता है भी निमोनिया है कि नहीं है, और अगर है तो कितनी सीवियरिटी है जी। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो कि स्पेशल कोरोना वायरस की इन्फेक्शन के केस में चेस्ट स्पेशलिस्ट ऑर्डर करता है। एक्सरे वगैरह भी होते हैं डॉक्टर साहब? एक्सरे भी करवाते हैं, बट एक्सरे में बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। अगर पेशेंट को अर्ली निमोनिया है, और हमने देखा है कि एक्सरे कई पेशेंट्स में नॉर्मल आता है, पर जब हम CT स्कैन कराते हैं तो काफ़ी बीमारी बढ़ के आती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि मानिए ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में कोरोना नहीं आ पाया किसी भी कारण से, टेक्नोलॉजी है, कहीं पर भी एरर हो सकते हैं, और CT स्कैन में वो चीज़ आपको नज़र आ रही है, तो उस केस में आप क्या करते हैं? देखिए, जो जैसे आपने कहा कि ब्लड टेस्ट में कई बारी कोरोना इन्फेक्शन के टेस्ट नॉर्मल आ जाते हैं, बट जो आजकल हमने देखा है गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन है, उसको कहते हैं HRCT टेस्ट। तो ये काफ़ी मात्रा में करवाए जा रहे हैं, क्योंकि कई बारी जो कोरोना का जो नाक से स्वाब सैंपल लेते हैं वो नेगेटिव आता है, तो मरीज़ सोचते हैं नहीं मेरे को तो कोरोना नहीं है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि CT स्कैन जब कराते हैं तो उसमें काफ़ी निमोनिया आ जाता है। तो उस केस में भी हम कहते हैं कि पेशेंट को कोरोना इन्फेक्शन है और उनका इलाज करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, इसके बाद जो मानिए आप किसी को घर में बुखार हुआ, ज़ुकाम हुआ, हल्का सा कुछ ऐसा फीलिंग भी आई कि शायद कोरोना हो सकता है,
एक तो जनरली आज की डेट में वो आपका ऑक्सीजन चेक करने का सबने करीब करीब मीटर रखा हुआ है, ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन जनरली आज की डेट में हर किसी के पास होती है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक पेशेंट को सबसे पहले क्या चीज़ पे नज़र रखनी चाहिए कि अगर उसकी इस चीज़ में डिफॉर्मिटी आ रही है तो ही और शी शुड रन टू हॉस्पिटल इमीडिएटली? ये बहुत अच्छा सवाल है जनरल पॉपुलेशन के लिए कि उनको क्या सिम्टम्स वॉच करने के, क्या लक्षण या वार्निंग साइन है घर पे। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि जिसको सांस की दिक्कत आनी शुरू हो गई वो सबसे ज़रूरी वार्निंग साइन है। बिकॉज किसी को अगर सांस नहीं आ रहा तो इमीडिएटली या तो उनको डॉक्टर के क्लिनिक में जाना चाहिए या फिर इमरजेंसी में दिखाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा वार्निंग साइन है। इसका मतलब है कि पेशेंट को निमोनिया है ही है और उनको मोस्ट लाइकली एडमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। जनरली ऑक्सीजन लेवल की हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ एन ऑप्टिमम रेंज विच शुड बी देयर, और वो ऑक्सीजन लेवल के लिए जो ऑक्सीमीटर्स आज की डेट में आते हैं, क्या एक पेशेंट उसके ऊपर रिलाई करे? हालांकि इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं डॉक्टर साहब। कभी कभी ऑक्सीमीटर उसको दिखा रहा होता है कि इट इज़ ओके, जो कि जनरली कहा जाता है कि इट इज़ इफ इट इज़ अबव 90 तो पेशेंट इज़ नॉट इन अ सिचुएशन वेयर ही शुड और शी शुड गेट अफ्रेड ऑफ। बिल्कुल। लेकिन कभी कभी वो क्या होता है कि 90-94 से भी ऊपर होता है लेकिन उसको सांस की दिक्कत आ रही है, उस केस में आप क्या सलाह देंगे? देखो, ये जो घर में जो पल्स ऑक्सीमीटर जो आप जिसकी बात कर रहे हैं वो भी एक ज़रूरी है मॉनिटरिंग के लिए, बट सिर्फ उस पर हमें रिलाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब मार्केट में बहुत तरह के पल्स ऑक्सीमीटर हैं, कुछ एक्यूरेट हैं कुछ नहीं हैं। तो पहली तो मेरी यही सलाह है कि अच्छे जो मेडिकल दुकान है या किसी डॉक्टर की सलाह से ही वो पल्स ऑक्सीमीटर सिलेक्ट करना चाहिए। चलो वो भी ले लिया, पर सिर्फ उसी पे रिलाई नहीं करना हमने, क्योंकि कई मरीज़ मैंने देखे हैं ओपीडी में जिनका ऑक्सीजन 95-96 होता है, बट उसके बावजूद भी उनको सांस की दिक्कत होती है। तो ये हो सकता है कि ऑक्सीजन उसकी ठीक हो, बट साथ में सांस की दिक्कत अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब उसको इन्फेक्शन सीरियस है, बढ़ चुकी है और उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं है, हमें और भी चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे सांस की दिक्कत, खांसी, बलगम या बुखार जो उतर ही नहीं रहा है। कईयों को 103-104 बुखार है, तो इवन दो उसका ऑक्सीजन 95-96 है, बट उनको भी एडमिशन की ज़रूरत है, क्योंकि इसका मतलब इसकी बॉडी में इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, बहुत एक अच्छी बात आपने अभी करी। 103-104 बुखार, जब ये बुखार होता है दर्शकों तो हम सबसे पहले डॉक्टर के पास भागते हैं, लेकिन जब वही बुखार डॉक्टर साहब 90, 99 और 100 के बीच में आ जाता है तो पेशेंट कहता है नहीं हमें तो कुछ ऐसा नहीं, बस नॉर्मल सा बुखार है। वो कहीं ना कहीं अपने आप से घबरा रहा होता है उसको स्वीकार करने के लिए कि शायद उसको ये बीमारी है। तो उस केस में जिसको 99 और 100 का बुखार है, आर दे ऑल्सो द कैरियर्स और द पेशेंट्स ऑफ कोरोना? बिल्कुल। सिर्फ ये नहीं है कि कितने लेवल का बुखार है, अगर किसी को ज़्यादा बुखार है इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़्यादा इन्फेक्टिव हैं। किसी को कम बुखार है वो भी इक्वली इफेक्टिव है, बट बुखार का मतलब ये है कि उसकी बॉडी कितना रिएक्ट कर रही है। तो इन्फेक्टिव दोनों ही हैं सेम लेवल के, बट ये है कि जिसको ज़्यादा बुखार है उसकी बॉडी में ज़्यादा इन्फेक्शन है, बट जिसको कम बुखार है उसको माइल्ड इन्फेक्शन। बस ये, बट इलाज दोनों के लिए उतना ही ज़रूरी है दर्शकों, सावधानियां उतनी ही ज़रूरी हैं। हमने बहुत छोटे से समय में आज जो हमने आपके साथ बातचीत सामने रखी है दर्शकों, वो अनुभव के आधार पे रखी है। आज से पहले जब हमने टॉक शो शुरू करा था, जब हम बातचीत कर रहे थे, तो एक एजम्पशन था, क्योंकि तब उस समय हिंदुस्तान में कोरोना शुरू हुआ था, तब ये सोचा जा रहा था इसका ट्रीटमेंट ऐसे होगा। बट मेरे ख्याल से आज डॉक्टर विकेश गुप्ता जी जो हमारे साथ अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आए हैं, मेरे ख्याल से इन्होंने भी अब तक कम से कम सैकड़ों पेशेंट्स को डील करा है, ठीक करा है, क्योंकि ये रेगुलर पेशेंट्स के साथ टच में हैं, उनका इलाज कर रहे हैं। तो हमारा मानना है कि इनका जो अनुभव है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी होता है कि हम एक एजम्पशन लेते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं, बीमारी ऐसे आएगी, ऐसे होगा, तो ये होना चाहिए। लेकिन एक जो व्यक्तिगत अनुभव होता है, जब डॉक्टर एक पेशेंट को देखता है, उसको ठीक करता है और 100 पेशेंट उसके सामने से निकल करके जाते हैं, तो वो अनुभव जो होता है वो बहुत बहुमूल्य होता है। और हमारा प्रयास आज आप तक वो अनुभव पहुंचाने का था। हम ज़रूर चाहेंगे कि यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप हमारी ईमेल आईडी पे डालें, आप हमें मैसेज करें, हम उनके प्रश्नों के उत्तर भी डॉक्टर विकेश गुप्ता जी से लेकर के आप तक पहुंचाएंगे। हमारा प्रयास होगा कि जो भी सलाह आपको घर बैठे मिल सकती है, जहां तक वो सलाह आपके लिए फ़ायदेमंद है, हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर विकेश गुप्ता जी आपको वो सलाह निःशुल्क प्रदान करेंगे, लेकिन कोशिश ये करिए कि अगर कोई भी ऐसा
सिस्टम आपको नज़र आ रहा है, कोई भी ऐसा संदेह आपको है कि आपको कोरोना हो सकता है, दर्शकों लापरवाही मत करिए, क्योंकि जान सबसे कीमती है। अगर जान है तो हम सब कुछ दोबारा बना लेंगे, सारे काम दोबारा कर लेंगे। 15 दिन का क्वारंटाइन हो चाहे 1 महीने का क्वारंटाइन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम वापस सारे इकट्ठा होंगे और कहीं ना कहीं उस ज़िंदगी के सिस्टम में दोबारा चल जाएंगे, क्योंकि शायद अब बहुत लंबा समय नहीं रह गया, वैक्सीन जल्दी ही आ जाएगी। और अभी भी सिर्फ डॉक्टर साहब 2-3 सावधानियाँ बिल्कुल दर्शकों के लिए कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, हाथ रख रहे हैं चीज़ों पर, अननोन ऑब्जेक्ट्स पे, आपको पता नहीं वो किस जगह से इन्फेक्टेड है, कृपया अपने हाथों को मुंह तक ना लेके जाइए, क्योंकि डॉक्टर साहब कोरोना सिर्फ नाक और मुंह से ही हमारे बॉडी पार्ट में एंटर कर सकता है, बॉडी में एंटर कर सकता है रादर। तो सबसे पहली सावधानी, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो कोशिश ये करिए अपना हाथ मुंह में ना लगाएं बार बार, उसको बचाव रखें, और यदि लगाना भी है तो उसको प्रॉपरली सैनिटाइज करें, प्रॉपरली। खाली ऐसे नहीं कि हमने 2 बूंद डाला और ऐसे रगड़ लिया। देयर इज़ अ प्रोसेस। अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में सब जगह वीडियोस अवेलेबल हैं कि कैसे हमने प्रॉपरली सैनिटाइज करना है, कैसे अपने हाथों को धोना है। और अगर मास्क लगा है तो 1% अगर हमारा हाथ मुंह पे चला भी जाता है तो बार बार जो सरकार की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से, सामाजिक संस्थाओं की तरफ से अपील चल रही है कि मास्क लगाइए और सुरक्षित रहिए जब भी आप ऐसी जगहों पे जाते हैं। तो हमारा आपसे एक बार विनम्र निवेदन है कि जो प्रयास सब तरफ से करे जा रहे हैं, हम उनको मिल कर के साकार कर सकते हैं। मास्क लगा लीजिए, सैनिटाइज कर लीजिए, और जो बेहतर से बेहतर हो सकता है वो आप करते जाइए, और जैसे ही वैक्सीन आएगी हम इस महामारी से बाहर आ जाएंगे। इस प्रयास में आगे हम ज़रूर डॉक्टर विकेश गुप्ता जी को बुलाएंगे, उनके साथ उनका बहुमूल्य समय लेंगे, और जो आगे की जानकारी है कोरोना से बचने के बारे में हम आपको अपडेट भी करते रहेंगे। और हम चाहेंगे यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न भेजिए, हम उनके उत्तर भी आप तक पहुंचाएंगे। डॉक्टर विकेश, आपने बहुमूल्य समय निकाला, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं आपको अपने दर्शकों की तरफ से, और हम उम्मीद करते हैं कि हम इस प्रयास में आगे बढ़ेंगे और लोगों तक जो सही रास्ते हैं वहां तक उनको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.